Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am here with another lecture of business communication and report writing. We were studying the topic of non-verbal communication. For revising your previous concepts, I tell you about non-verbal communication. Non-verbal communication is a type of communication in which we communicate without words. We can say that wordless communication, ऐसी communication जो अल्फाज के बगैर होती है, जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, अपने जेस्चर्स, पोस्चर्स, डिफरेंट दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल, फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल और आई कांटेक्ट का इस्तेमाल और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उनके थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्टडी करना स्टार्ट किया था. हियर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नंबर 1 इज़ बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, नेक्स्ट साइलेंस, स्पेस, टच एंड टाइम. बॉडी लैंग्वेज के आगे फर्दर कंपोनेंट्स थे postures, gestures, eye contact, facial expression, appearance. So we have already studied in last lecture about postures and gestures. postures and gestures के बारे में मैं आपको बता चुकी थी. अगर आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं. Now we are moving towards our next body language expression, which is eye contact. Body language का हमने component, फर्स्ट जो component है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो स्टार्ट किया हुआ है और उसमें जो हमारा थर्ड है आई कांटेक्ट, उसके बारे में हम जानने लगे हैं कि वो क्या होता है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट इज़ पैरामाउंट. इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी है. आई कॉन्टैक्ट पैरामाउंट का मतलब है कि इसके बगैर जो है कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो इनफेक्टिव हो जाती है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. लुकिंग, स्टेयरिंग एंड ब्लिंकिंग कैन आल्सो बी इम्पॉर्टेंट इन नॉन वर्बल बिहेवियर्स. हम किस तरह देखते हैं, हम किस तरह गौर करते हैं, हमारी आइज़ का देखना, किसी चीज़ पे स्टेयर करना, किसी को ज़्यादा ध्यान से देखना, या हमारी आइज़ का इवन ब्लिंक करना. अगर हम ब्लिंकिंग भी कर रहे हैं तो वो भी सब चीज़ें नॉन वर्बल बिहेवियर में आती हैं और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शो करती हैं. तो कुछ ऑथर्स कहते हैं आइज़ आर विंडोज़ टू सोल. ये आपकी जो आइज़ हैं वो आपके इनर के बारे में बताती हैं, आपके इनर बिहेवियर के बारे में शो करती हैं, इनर पर्सनैलिटी के बारे में शो करती हैं, आपकी सोल के बारे में बताती हैं. यानी अगर आपका आई कांटेक्ट आप मेंटेन करेंगे तो वो अटेंशन शो होता है, आपका इंटरेस्ट शो करता है. अगर आप आई कांटेक्ट जो है वो ऑडियंस के साथ मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर आप आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे होते हैं किसी सिचुएशन के अंदर, तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो कुछ छुपा रहे हैं, कोई चीज़ जो है वो आप एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहे. ये सब चीज़ें इसको शो करती हैं. तो देखना, ऑडियंस की तरफ देखना, कम्युनिकेट करते हुए, स्टेयरिंग, अगर किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने की ज़रूरत है तो आपकी आइज़ उधर कम्युनिकेशन में बता रही होती हैं कि आप कितने इन्वॉल्व हैं उस सिचुएशन में. और ब्लिंकिंग जो है वो डिस्कम्फर्ट को शो करती है कि आप जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहे या आपका नॉन इंटरेस्ट शो करती है. तो ये भी नॉन वर्बल बिहेवियर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं. आई कॉन्टेक्ट सिंसेरिटी, वार्मथ, ऑनेस्टी, इस तरह की भी जो है वो फीलिंग्स को शो कर सकती है. उसके अलावा लिलियन ग्लास एक जो हैं राइटर हैं, वो लिखती हैं, अपनी बुक है द बॉडी लैंग्वेज एडवांटेज. लिलियन ग्लास की बुक है जिसमें उन्होंने आई कांटेक्ट के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है. आई कांटेक्ट मेंटेन करने को लिलियन ग्लास ने कॉन्फिडेंस का नाम दिया है कि ये जो पर्सन बात करते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और वो जो
बात एक्सप्लेन करना चाह रहा है उस पर उसकी पूरी ग्रिप है। लेकिन अगर वो ऑडियंस के सामने आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा होता और अवॉइड कर रहा होता है, इसका मतलब है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। लिलियन ग्लास ये लिखती हैं, व्हेन आई कांटेक्ट इज मेंटेन्ड इट सिग्निफाइज कंट्रोल पावर ओवर अ सिचुएशन एंड इस्टेब्लिशेस डोमिनेंस। जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर लेते हैं ऑडियंस के साथ, तो ये शो करता है कि आप सिचुएशन पे आपका कंट्रोल है, आपके हाथ में है जो भी बात आप कर रहे हैं, आप वो किस तरीके से कर रहे हैं, आपने ऑडियंस को कंट्रोल में रखा हुआ है। और ये डोमिनेंस को शो करता है कि आपकी पावर है बोलने की और आप जो बोल रहे हैं लोग उसको सुन रहे हैं, आपका डोमिनेंट बिहेवियर उस वक्त शो हो रहा होता है, आप में सुप्रीम पावर शो हो रही होती है। तो पैरामाउंट भी इसलिए आई कांटेक्ट को कहा है, इसका मीनिंग यही है कि हैविंग सुप्रीम पावर, कि आपकी सिचुएशन में अगर आपने आई कांटेक्ट मेंटेन किया हुआ है तो आप डोमिनेंस फील करते हैं, जो है वो पावर फील करते हैं, उस सिचुएशन पे अपना कंट्रोल फील करते हैं। तो आई कांटेक्ट नॉन वर्बल बिहेवियर्स में इस तरह आ जाता है। लुकिंग समवन डायरेक्टली इन द आई सजेस्ट कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट। अगर आप बात करते हुए किसी को डायरेक्टली आइज़ में देख रहे होते हैं, इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंस और इजी वे में बात कर रहे हैं, कंफर्ट है और आपको कोई जो है वो दिक्कत नहीं हो रही बात करते हुए। ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो करती है। लुकिंग अवे गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ बीइंग अनश्योर एंड अनकंफर्टेबल। अगर आप बात सामने वाले पर्सन से कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान जो है वो उस पर्सन पे नहीं है, आपका आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप अनश्योर हैं। या तो आप जो बात कर रहे हैं उसमें आपको श्योरिटी कम है, या वो बात आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और आप सर से उतार रहे हैं और उस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इसलिए जो है आप अगले पर्सन की तरफ जो है वो देख नहीं रहे, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे। तो लुकिंग अवे जो है ये भी एक दूसरा इम्प्रेशन देता है। Looking at another person can indicate a range of emotions including hostility, interest and attraction. तो आई कांटेक्ट से बहुत से इमोशंस का भी पता लग सकता है। जब आप किसी पर्सन की तरफ देखते हैं, अगर आप गुस्से में हैं तो वो चीज़ आपकी आइज़ में नज़र आती है, अगर आप हैप्पी हैं तो वो चीज़ आपकी आइज़ में नज़र आती है, अगर आपको कोई क्यूरोसिटी है, कोई क्वेश्चनिंग है, किसी चीज़ में एम्बिग्विटी है तो वो आपकी आइज़ से पता लगता है, अगर आपको कोई एक्साइटमेंट है तो वो भी आइज़ बताती हैं। तो आइज़ जो हैं वो उनकी जो लैंग्वेज है वो एक अलग होती है, वो आपकी फीलिंग्स के बारे में, आप एक पर्सन की कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहा है तो वो डायरेक्ट जो है वो कन्वे कर सकती हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट इमोशंस का लिखा है, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब है दुश्मनी, किसी चीज़ के बारे में आपका अपोजिट कोई सजेशन है, अपोजिट बिहेवियर है, अपोज कर रहे हैं, दुश्मनी है, तो उस चीज़ को वो इमोशंस आपकी आइज़ शो करती हैं। आपका इंटरेस्ट है किसी सिचुएशन में अगर, तो वो चीज़ भी आपकी आइज़ बताती हैं, आप जो है वो ध्यान से सुन रहे हैं, वो एक अलग आइज़ शो होती हैं। अगर आप किसी चीज़ में आपका डिसइंटरेस्ट है तो वो आइज़ जो हैं वो आई कांटेक्ट आप उस तरह मेंटेन नहीं कर रहे होते। एंड अट्रैक्शन, अगर आप उसको चीज़ को स्टेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आई कांटेक्ट आपका आप मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो इसका यही आई कांटेक्ट जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इस तरह की डिफरेंट जो है वो मैसेजेस देता है, जिसमें आपके डिफरेंट इमोशंस जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। तो आई कांटेक्ट बॉडी लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, और इसको मेंटेन करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ आई कांटेक्ट हम मेंटेन नहीं कर रहे होते, स्पेशली जब हम अपनी अपोजिट जेंडर से बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ लोगों में शाइनेस होती है, कुछ लोग जो हैं वो बात करते हुए हिचकिचाते हैं, तो वो उनके जो है कॉन्फिडेंस लेवल की वहाँ धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ना सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करती है, बल्कि आपको जो है वो एक बोलने के लिए एक मजबूती फराहम करती है। आप मज़ीद अगर आपका अच्छा आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ मेंटेन हो
और आप बात कर रहे हैं तो वो खुद ही आपको डोमिनेंस फीलिंग होना शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि वो सिचुएशन जो है आपके ग्रिप में है। तो आई कांटेक्ट इस तरह मेंटेन करना कम्युनिकेशन में इसलिए मेंटेन करना नहायत ज़रूरी है कि ये कम्युनिकेशन का अहम पार्ट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसके थ्रू जो है वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। तो बॉडी लैंग्वेज में ये हमारा आई कांटेक्ट का टॉपिक था। नेक्स्ट है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। इट इज़ सेड फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ वंस माइंड। ये कहा जाता है कि जो आपका चेहरा होता है ये एक इडियम है, इसका मीनिंग है चेहरा जो है वो दिल का आईना होता है। जो आपकी इनर में है, जो आप अंदर फील कर रहे हैं वो आपके चेहरे पे नज़र आ जाता है। अगर आप हैप्पी हैं तो वो आपके चेहरे से नज़र आ जाता है, आप सैड हैं तो चेहरे से ज़ाहिर हो जाता है। आप किसी सिचुएशन में अनईजी फील कर रहे हैं या आप जेलस हैं, आप में ईगो है, आपको वहाँ उस सिचुएशन में रहना या किसी पर्सन से मिलना या किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा तो वो आपके फेस से क्लियर हो जाता है। तो ये भी टैक्ट होता है कि आप अपने फेस से नॉन वर्बली कम्युनिकेट भी करें। और कुछ लोग इस तरह के टेक्स्ट भी जानते हैं कि वो इन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, कि जहाँ पे वो इन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करके तो बहुत से नॉन वर्बल मैसेजेस को कंट्रोल कर लेते हैं कि वो अपने फेस से बिल्कुल भी किसी भी फीलिंग का पता नहीं होने देते। तो इस तरह इन एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल करना भी एक जो है वो टैक्ट है। तो फेस जो है आपके दिल का आईना होता है, इंडेक्स ऑफ वंस माइंड। आपके जो वो डिफरेंट इमोशंस हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं वो आपके फेस से ज़ाहिर हो जाता है। आवर फेस रिवील्स आवर हिडन इमोशंस का पता लगता है, इंक्लूडिंग लव, हेटर्ड, एंगर, फियर। आपको गुस्सा है, आपको कोई सिचुएशन अच्छी लग रही है या आपको किसी से नफ़रत है, कि किसी चीज़ का खौफ है, डर है, तो ये सब इमोशंस जो सबसे पहले शो होते हैं वो आपके फेस पे शो होते हैं। तो फेस से पता लगता है कि एक पर्सन के इमोशंस क्या हैं, वो क्या फील कर रहा है। वो किसी सिचुएशन में उसको डर लग रहा है तो वो भी उसके फेस से शो होगा, वो किसी पे गुस्सा है तो वो भी उसके फेस से शो होगा, हेटर्ड है, लव है, ये सारे इमोशंस जो हैं फेस इसको रिवील कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है। अ स्माइल कन्वेज गुड ह्यूमर एंड जॉय। आपके कुछ पर जो है चेहरे पे स्माइल है अगर और आप मुस्कुराते रहते हैं तो इसका मतलब है आप एक अच्छा ह्यूमर है आपके पास और आप खुश रहना पसंद करते हैं, तो एक इस तरह की पर्सनैलिटी शो होती है। ऐसे लोग जो खुश रहते हैं और खुश रखते हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एक लाइट सी स्माइल उनके फेस पे होती है। तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये स्माइल वाला फेशियल एक्सप्रेशन एक नॉन वर्बल मैसेज कम्युनिकेट कर रहा होता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो जॉली है और वो अच्छा ह्यूमर रखते हैं। रेज्ड आईब्रोज डिनोट क्वेश्चनिंग एंड अ फ्रॉन डिनोट्स एंगर एंड वरी। अगर आपने अपनी आईब्रोज जो है वो ऊपर की हैं इसका किसी सिचुएशन में, इसका मतलब है आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या आपके ज़हन में कोई एम्बिग्विटी है जिसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई मिस्ट्री है जिसका सलूशन आप चाहते हैं। आपने अगर अपनी आईब्रोज रेज की हैं तो वो इस तरह क्या एक्सप्रेशन शो करती हैं कि कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में। एंड अ फ्रोन डिनोट्स, फ्रोन का मतलब है बल डालना, माथे पे बल डालना। इसका मतलब है कि गुस्सा आना बहुत ज़्यादा। तो गुस्से में जो आपके चेहरे पे एक फ्रोन बनती है, आपके फोरहेड पे फ्रोन बनती है, उसका मतलब भी यही होता है कि आप जो है गुस्से में हैं या आप जो है वो कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो फ्रोन अपीयर होती है। तो ये सारे छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जो हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन मैसेजेस जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं और पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे होते हैं कि एक पर्सन जो है वो इस वक्त क्या फील कर रहा है, उसके माइंड में कोई क्वेश्चन है या वो इस सिचुएशन से खुश है या एंगर है या कोई फियर है। तो ये सब चीज़ें उसके फेस से ज़ाहिर हो जाती हैं। The facial expression for happiness, sadness, anger and fear are similar throughout the world। यही कहा जाता है ज़्यादातर। अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम नहीं हैं तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्सप्रेशन हैं
तो तमाम दुनिया में जो है वो सेम ही देखे जाते हैं। जिस तरह हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड फियर, ये 4 एक्सप्रेशन जो हैं जो आपके फेस से अगर ये शो होते हैं तो थ्रू आउट द वर्ल्ड इनका एक ही मीनिंग है। हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने का जो मीनिंग है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। आप स्माइल करना, हंसना, वो एक ही एक्सप्रेशन देता है कि आप खुश हैं। सैडनेस का, आप अगर परेशान हैं किस बात पे तो वो आपके फेस से पता लग जाता है और थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका मैसेज सेम है। इस तरह गुस्सा आना, किसी चीज़ का डर होना, इन सब की कम्युनिकेशन भी थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो और भी इमोशंस को शो करते हैं, जिस तरह शेम, शाइनेस, एक्साइटमेंट शो होना, एंग्जाइटी, परेशानी किसी चीज़ की शो होना, बोर्डम, आप बोरियत का शिकार हैं, वो भी आपके फेस से जाहिर हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन आर मोस्ट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में से ये सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल फॉर्म जो थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये सेम यूज़ होते हैं। एक हद तक ऑलमोस्ट सब जगह पे ये एक्सप्रेशन जो हैं वो सेम इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी एक ही जो बॉडी लैंग्वेज में जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। तो फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट होते हैं। इस तरह ये मैसेजेस जो हैं अबाउट डिफरेंट एक्सप्रेशंस, थ्रू डिफरेंट एक्सप्रेशंस इन डिफरेंट सिचुएशंस वी कैन कम्युनिकेट डिफरेंट मैसेजेस। और ये भी देखा जाता है, ये हमारी एक परसेप्शन बन गई हुई है और हम जो है ये चीज़ पे हमारा बिलीव है कि जो लोग हमेशा स्माइल करते रहते हैं, जॉयफुल एक्सप्रेशन में रहते हैं, वो कुछ रिसर्च में भी ये चीज़ आई है, रिसर्च में भी देखा गया है कि जो लोग फेस उनका फ्रेश रहता है, जॉयफुल एक्सप्रेशन होता है, एक पॉजिटिव स्माइल होती है उनके फेस पे और जो है वो हैप्पी लुक दे रहे होते हैं, वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उन लोगों की निस्बत जिनका हमेशा एंग्री वाला एक्सप्रेशन, वरीनेस वाला एक्सप्रेशन और वो सब इस तरह की जो एक्सप्रेशन है वो शो हो रहे होते हैं, हमेशा सिचुएशन से तंग आने वाले और अनग्रेटफुल पीपल। तो वो लोग ना इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना इतने बिग अचीवर होते हैं। तो ये एक रिसर्च भी की गई कि ऐसे लोग जो हैप्पी रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, वो ज़्यादा अचीव करते हैं लाइफ में। तो ये था हमारा बॉडी लैंग्वेज का नेक्स्ट फेशियल एक्सप्रेशन। अब बॉडी लैंग्वेज का जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कंपोनेंट है उसका लास्ट हमारा है अपीयरेंस। द चॉइस ऑफ कलर्स, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एंड अदर फैक्टर्स प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसमिटिंग नॉन वर्बल मैसेजेस। अपीयरेंस में आगे हम जाके पढ़ते हैं कि 2 तरह की अपीयरेंस आ जाती है। अभी जो फर्स्ट लाइन में बात हुई उसका ये मतलब है आपकी अपनी अपीयरेंस, आप पहनने के लिए कौन से कलर्स चूज़ कर रहे हैं, क्लॉथिंग आपकी कैसी है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, और दूसरे फैक्टर ये भी नॉन वर्बल मैसेज कन्वे करते हैं। जिस तरह फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, इस तरह आप किसी जो है वो जगह पे जाते हैं, आपका वहाँ एंटर होना, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी फर्म में जा रहे हैं, किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, तो आपकी जो फर्स्ट जो किसी के लिए जो नॉन वर्बल मैसेज जो कन्वे होता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, वो आपकी अपीयरेंस होती है। तो अपीयरेंस भी दूसरे फैक्टर्स के साथ बहुत रोल प्ले करती है और ये भी एक बॉडी लैंग्वेज में आती है और ये नॉन वर्बल मैसेज जो है वो क्रिएट कर रही होती है, क्योंकि आपकी जो लुक है वो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से जो है वो मैसेज क्रिएट कर रही होती है दूसरों को, कि आपकी ड्रेसिंग से, आपकी हेयर स्टाइल से, आपकी क्लॉथिंग से आपकी जो है पर्सनैलिटी पता लग रही होती है। अपीयरेंस इज़ ऑफ 2 काइंड्स, पर्सनल अपीयरेंस एंड द अपीयरेंस ऑफ सराउंडिंग्स। तो कम्युनिकेशन में हम अपीयरेंस 2 तरह लेंगे, पर्सनल अपीयरेंस और अपीयरेंस ऑफ सराउंडिंग्स जो इर्द गिर्द की अपीयरेंस है वो भी। अब पर्सनल अपीयरेंस में हमारे पास क्या आ जाता है, पर्सनल अपीयरेंस इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू बॉडीज अपीयरेंस। आपकी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी अपीयरेंस है वो पर्सनल अपीयरेंस में आती है, जिसका हमने ऊपर अभी
डिस्कस किया कलर्स का कैसे आप चूज़ करते हैं, आपकी क्लॉथिंग क्या है, हेयर स्टाइल, अदर फैक्टर्स, ये सारी पर्सनल अपीयरेंस में आ जाते हैं। इस तरह ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। आप जिस जगह पे जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको जो है वो ड्रेसिंग करनी पड़ती है। तो इससे जो है आपकी ना सिर्फ पर्सनैलिटी शो होती है और आपकी पर्सनल अपीयरेंस बहुत काउंट करती है नॉन वर्बली मैसेज कम्युनिकेट करने में। जब आप एक अच्छा ड्रेसअप हुए होते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से या उस गैदरिंग के हिसाब से, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं और नॉन वर्बली भी एक अच्छा मैसेज आता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। Appearance of surroundings include size of the room, location, decoration, doors and windows, furniture and other related features where people communicate। अच्छा, अब आपकी इर्द गिर्द की चीज़ें भी कम्युनिकेशन को में इम्पोर्टेंस रखती हैं। किस तरह कि आप जहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो रूम कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, डोर्स, विंडोज़, फर्नीचर, दूसरी रिलेटेड फीचर्स जहाँ पे लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी अपीयरेंस भी थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट हो रही होती है। वो इस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे रूम में एंटर हुए हैं जो एक नीट एंड वेल डेकोरेटेड और एक अच्छी, आपको अंदर एंटर होने के साथ एक अच्छी फीलिंग आई है, तो उसका ये मतलब है आपको एक ऐसा मैसेज मिला है कि यहाँ जो अंदर पर्सन है जिसके पास आप मीटिंग करने जा रहे हैं वो एक अच्छी पर्सनैलिटी का है, एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको ये वाला मैसेज दे रहा होता है। तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेट करना भी आसान होता है। वहाँ पे ये जो सराउंडिंग्स की जो डिफरेंट अपीयरेंस होती है, आपको जिस जगह पे जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंपनी में जा रहे हैं तो ये उसकी जो है डिफरेंट परफॉर्मेंस को और उसके वो कहाँ स्टैंड कर रही है और क्या इम्पॉर्टेंट है उनके लिए अपने एम्प्लॉयज़ के हवाले से, और वो कितने टची हैं, कितने केयरिंग हैं, इन सब छोटी मोटी चीज़ों को लेकर भी। तो ये वहाँ और नीट इन्वायरमेंट एक अच्छा जो है वो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म देता है। वहाँ कम्युनिकेट करना ज़्यादा इजी भी होता है और आप एक अपने आप को फ्रेश फील करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो सराउंडिंग्स की जो अपीयरेंस है वो इस तरह काउंट होती है। अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर आप पर्सनल अपीयरेंस की बात करें तो पर्सनल अपीयरेंस आपका इंटरेस्ट शो कर रही होती है कि आप किस तरह का आपका इंटरेस्ट है जब आप ड्रेसिंग करते हैं। आप एज भी इसमें इफ़ेक्ट करती है, एज के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी आपकी शो कर रही होती है, अपीयरेंस स्टाइल शो कर रही होती है, आपका एटीट्यूड बता रही होती है, सोशल स्टैंडिंग बता रही होती है कि आपका जो स्टाइल है, आपने जिस हिसाब से ड्रेसिंग किया, आप सोशली किधर स्टैंड करते हैं। रिलीजियस एफिलिएशन बता रही होती है कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो आपके मज़हब के हवाले से कितनी है और आप वहाँ उसमें कितना स्टैंड करते हैं। तो अपीयरेंस जो है आप कह सकते हैं योर अपीयरेंस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इस्टीम। आपकी अपीयरेंस आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सेल्फ इस्टीम को शो करती है, उसका रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ जो हमने स्टार्ट किया था अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। फर्स्ट बॉडी लैंग्वेज, आप देख सकते हैं लिस्ट में पोस्चर्स, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, अपीयरेंस, ये सब हमने कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है पैरा लैंग्वेज। ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, पैरा लैंग्वेज। इसमें जो अगर आप इसके पार्ट्स कर लें इस वर्ड के, पैरा और फिर लैंग्वेज। पैरा का मीनिंग है लाइक, LIKE, लाइक, और लैंग्वेज, लाइक लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज से मिलता जुलता कुछ, लैंग्वेज के करीब, लैंग्वेज जैसा। पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू वोकल कम्युनिकेशन। ये आप वोकल ऐसी कम्युनिकेशन जिसका ताल्लुक आपके गले से है, आवाज़ से है, आवाज़ों से, डेट इज़ सेपरेट फ्रॉम एक्चुअल लैंग्वेज। और वो सब आवाज़ें, वो साउंड्स जो आपकी लैंग्वेज के साथ साथ होती हैं, ये उससे डिफरेंट है, ये एक्चुअल लैंग्वेज से सेपरेट है। ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज जैसी है लेकिन लैंग्वेज नहीं है। इसमें वोकल कम्युनिकेशन सारी आ जाती है, यानी आपकी जो है वो
पिच आ जाती है वॉइस की, क्वालिटी, वॉल्यूम आ जाती है, और डिफरेंट साउंड्स आ जाती हैं जो पर्सन जो है वो बात करते हुए या किसी को एड्रेस करते हुए क्रिएट करता है। तो ये सारी वोकल लैंग्वेज पैरा लैंग्वेज में आती हैं। पैरा लैंग्वेज को हम इसकी जो स्टडी है उसको कहते हैं पैरा लिंग्विस्टिक स्टडी, जिसको पहले इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। पैरा लिंग्विस्टिक को इतना ज़्यादा लिंग्विस्टिक में इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, लेकिन अब जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हुई है तो तब से पैरा लिंग्विस्टिक स्टडी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। शिर्ली विट्स ने कहा, सेट्स ग्रेट स्टोर ऑन हाउ समथिंग इज सेड नॉट ऑन व्हाट इज सेड, कि उसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो कि कैसे कहा जा रहा है उसकी बजाय कि क्या कहा जा रहा है। तो कैसे कहा जा रहा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या कहा जा रहा है। आपकी जो वर्ड्स हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट रखते हैं उसकी क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है कि कैसे कहा जा रहा है। तो पैरा लैंग्वेज यानी वोकल कम्युनिकेशन, किस तरह अल्फाज यूज़ किए, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनका वॉल्यूम कैसा था, क्वालिटी कैसी थी, आवाज़ की पिच कैसी थी, ऊंची आवाज़ थी, हल्की आवाज़ थी, ये सारे मैसेज का मीनिंग बदल देते हैं। अगर आप एक काफ़ी गुस्से वाली बात बहुत लाइट टोन में, बहुत मध्यम आवाज़ में कर रहे हैं, या कोई फैक्ट एंड फिगर वाली बात है और वो आप बिल्कुल मोनोटोनस टोन में जिस तरह लेसन सुना रहे होते हैं उस तरह बता रहे हैं, तो उसकी वो इम्पोर्टेंस इतनी समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप उसी बात को बड़े मुदल्लल अंदाज में और पॉइंट्स के साथ और बड़े उसी तरह वॉइस को रेस करके कहते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा लगती है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे कहा जाता है बनिस्बत उसके कि क्या कहा जाता है। तो द क्वालिटी, वॉल्यूम एंड पिच ऑफ वॉइस एंड द एक्स्ट्रा साउंड्स अ पर्सन मेक्स while speaking are also an important part of non-verbal communication। वॉइस की क्वालिटी कैसी है, वॉइस आप वॉल्यूम कैसा है, आप ऊंचा बोल रहे हैं, हल्का बोल रहे हैं, आपकी वॉइस की पिच कैसी है बात करते हुए, और एक पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा साउंड्स डिफरेंट जो कम्युनिकेट करते हुए उस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा बन जाती हैं, वो किस तरह जो उसको हेल्प आउट कर रही हैं जब बात कर रहे हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो कि आवाज़ की पेच, आवाज़ की क्वालिटी, उसका वॉल्यूम आपके मैसेज को इफ़ेक्टिव बना सकता है, उसमें काउंट होता है। तो जो पैरा लैंग्वेज है इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह एक्सेंट आ जाता है, पिच, वॉल्यूम बात होगी, स्पीड रेट आ जाता है, आप स्पीच रेट आप किस स्लो बात कर रहे हैं या बहुत स्पीड से बात कर रहे हैं, आप अल्फाज जो है वो ठीक से अदा कर रहे हैं या बहुत तेज़ तेज़ चलते जा रहे हैं। फ्लुएंसी आ जाती है कि आपका फ़्लो कैसा है बात करने में, आप जो है लगातार बात कर रहे हैं या बीच में पॉज ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी पैरा लैंग्वेज में आ जाती हैं। द वॉइस ऑफ पर्सन कैन टेल यू अ ग्रेट डील ऑफ स्पीकर्स इमोशनल स्टेट। अब एक पर्सन की जो आवाज़ होती है वो उसके इमोशंस के बारे में भी बताती है। यानी जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो आप वो वाली टोन यूज़ करते हैं। जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं और बहुत सैड होते हैं तब आपकी टोन और होती है। जब आप बहुत परेशान होते हैं या सैड इमोशंस आपके होते हैं तो वो उस तरह की आवाज़ होती है। तो ये बहुत, जब आप फियर में होते हैं, किसी चीज़ से डर गए होते हैं, तो तब आवाज़ जो है, आवाज़ की पिच, आवाज़ की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो ये इमोशनल स्टेट भी बताती है। अ लाउड वॉइस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अर्जेंसी एंड एंगर। अगर आप ऊंची आवाज़ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप कोई बहुत अहम बात करने जा रहे हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है। या लाउड वॉइस तब भी इस्तेमाल की जाती है जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, एंगर शो किया जाता है इससे। नेक्स्ट, अ फास्ट स्पीच में सजेस्ट हेस्ट। जब आप बहुत तेज़ी से बात कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से अल्फाज अदा कर रहे हैं, उसका मतलब है आप बहुत जल्दी में हैं। और नर्वसनेस, और इंसान तब भी बहुत तेज़ बोलना शुरू कर देता है जब ऑडियंस के सामने वो बात कर रहा हो और एकदम वो तेज़ी पकड़ ले और बताई जाए और वो देखे ना कि वो जो पॉइंट्स हैं सामने बैठे वालों को क्लियर भी हो रहे हैं कि नहीं, वो बस तेज़ी से बोली जाए, उसका मतलब है वो नर्वस हो रहा है। ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है, या तो वो बहुत जल्दी में है या नर्वस हो रहा है।
तो फास्ट स्पीच ये बताती है। एंड इन आर्टिकुलेट साउंड्स इर्रेगुलर साउंड्स, ऐसी आवाज़ें जो हम बात करते हुए बिला वजह यूज़ करते हैं और इससे इंटरेस्ट भी आउट होता है ऑडियंस का और ये क्रेडिबिलिटी भी कम होती है। आपकी जो वो अहमियत है बात की वो कम होती जाती है, ख़त्म होती जाती है। ऐसी आवाज़ें जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कम्युनिकेशन में, उनका इस्तेमाल करना भी जो है वो कम्युनिकेशन को मुतासिर करता है। अ सडन वेरिएशन में साउंड आर्टिफिशियल और ओवरली ड्रामेटिक, अगर आप कोई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बहुत वेरिएंस दिखाते हैं, अचानक साउंड को बहुत आर्टिफिशियल सा बना के, मसनूई सा बना के वर्ड्स को अदा करते हैं और ज़्यादा उनको प्रोनाउंस करते हुए जो है वो आर्टिफिशियली प्रोनाउंस करते हैं और उनकी साउंड्स बहुत चेंज करके प्रोनाउंस करते हैं, तो ऐसे ओवरली ड्रामेटिक लगता है। वो इससे आपकी जो बात है वो अगले को प्रॉपर समझ नहीं आती, वो उससे एक आर्टिफिशियल इम्प्रेशन क्रिएट होता है और वो ओवर लगता है। द स्पीकर शुड यूज़ इफ़ेक्टिव पिच, अगर आपने अपनी बात को ठीक से कन्वे करना है तो बात करते हुए आपकी जो पिच है, जो वॉइस की साउंड को भी शो कर रही होती है, वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। आपको पता हो कि आपकी ये आवाज़ जो सुनने वाला है उस तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्पीक एक्सप्रेसिवली इंस्टेड ऑफ बीइंग मोनोटोनस, आप जो है वो एक्सप्रेशंस के साथ बोलें। बात करते हुए आपकी आवाज़ में एक्सप्रेशंस होने चाहिए, इसका मतलब बजाय इसके क्या मोनोटोनस हो। मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही टोन में, एक ही बगैर एक्सप्रेशंस के बोलना, एक्सप्रेशन लेस टॉक। जिस तरह आप एक पेज उठाते हैं और उसके ऊपर से बिल्कुल विदाउट इमोशन रीड करना शुरू कर दें, जैसे लेसन रीड आउट करते हैं, तो मोनोटोनस बोलने की बजाय एक्सप्रेसिवली बोलें तो और इफ़ेक्टिव पिच के साथ बोलें तो वो ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट होता है। एंड यूज़ अ वार्म एंड प्लेजेंट टोन, और बात करते हुए आपकी आवाज़ प्लेजेंट होनी चाहिए, वार्म टोन होनी चाहिए। आप जो है वो उकताए हुए ना हों, हैप्पी मूड में बात करें। और जब आपकी वार्म एंड प्लेजेंट टोन होगी तो इससे जो है वो सुनने वाला सो डैट ही मे बी अंडरस्टूड ईजिली, उसको आसानी से समझ आएगी, उसका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होगा और उसको लगेगा कि इसके लिए मेरी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए वो इतनी अच्छी टोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो टोन्स, आपका साउंड, पिच, ये सारी चीज़ें पैरा लैंग्वेज में काउंट होती हैं और ये कम्युनिकेशन को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। और इससे जो है मैसेज की इफ़ेक्टिवनेस जो है, मैसेज जो है वो उसकी क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो बिल्कुल इससे बदल भी सकता है। और ये एक्सप्रेशन डालता है, पैरा लैंग्वेज जो है वो आपकी लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस को ऐड करता है डिफरेंट साउंड्स के ज़रिए। तो इससे जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अगर इनका सही से इस्तेमाल किया जाए, बेहतर भी हो सकती है और अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो बिगड़ भी सकती है। ये था हमारा टॉपिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। आई होप आप सबको इसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।